आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 3 दिन की शदीद झड़पों में 250 से जायद अफगान तालिबान की हलाकत, 8 चौकियों, 6 टैंकों और आज बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड की तबाही के बाद अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर आर्जी सीज फायर हो चुका है। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया गया है। सीज फायर के दौरान दोनों अतराफ से बातचीत के जरिए मसले के हल के लिए कोशिशें की जाएंगी। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला किया गया। दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, जबकि सफारती जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने जंग बंदी की अपील कतर और सऊदी अरब के जरिए भी की। सीज फायर कराने में सऊदी अरब और कतर ने भी कलीदी किरदार अदा किया, मगर इस सीज फायर से चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान ने काबुल और कंदेहार पर बाकायदा फिजाई हमला करके अफगान तालिबान के कई बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। पाक फजाइया ने खालिस्तान अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर 4 और 8 समेत बॉर्डर ब्रिगेड 5 को भी कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज ने उन अहदाफ को बड़ी बारीक बीनी के साथ शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाए बगैर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि पाकिस्तान ने काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया। नाज़रीन, इससे पहले आज सुबह ही अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज ने जिला चमन के इलाके स्पिन बोल्डेक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़े पाक अफगान दोस्ती गेट को भी तबाह कर दिया। स्पिन बोल्डेक और कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान के हमलों का जवाब देते हुए न सिर्फ ये हमले नाकाम बनाए बल्कि 50 हमला आवरों को भी हलाक किया। फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर तालिबान अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। 1 घंटे की जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने अफगान तालिबान की 5 टैंक पोजीशंस को भी तबाह कर दिया। पाक फौज ने पोस्ट में अफगान तालिबान की नारगसर पोस्ट पर नस्ब टैंकों को तबाह किया, कि जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। ISPR के मुताबिक ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के जवाबी वार के बाद फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मजीद झत्ते जमा होना शुरू हो चुके हैं, मगर पाक अफवाज मुकम्मल चौकस और अलर्ट हैं। ISPR की जानिब से ये मजीद बताया गया है कि अफगान हुकूमत की जानिब से ये इल्जामात बेबुनियाद हैं कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया। ये सरासर झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है और ये ऐसे ही झूठे दावे हैं कि जैसे अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों या साजो सामान के कब्जे में लेने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ISPR ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि तालिबान हुकूमत की गुमराहकुन तशहीर को बुनियादी हकायक की जांच से बासानी बेनकाब किया जा सकता है। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर 2 मुख्तलिफ वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी अफवाज के टैंकर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वीडियो में एक T-55 टैंक को आम गाड़ियों के दरमियान सड़क पर चलते हुए देखा गया है, मगर हकीकत यह है कि ये रूसी साख्ता T-55 टैंक पाक फौज के जेरे इस्तेमाल ही नहीं, ये वो टैंक हैं कि जो रूस अफगानिस्तान जंग में इस्तेमाल हुए, ये अब गैर फाल हो चुके हैं और ये अफगान फोर्सेस के पास हैं। इसी तरह एक वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाई की और पाकिस्तानी T-55 टैंकों को तबाह कर दिया, मगर इस प्रोपेगेंडा का पर्दा भी तब चाक हो गया कि जब इसी वीडियो में एक ट्रक दिखाई दिया कि जिस पर अफगान नंबर प्लेट नस्ब है और टैंक पर पाकिस्तान के सपूत नहीं बल्कि अफगान तालिबान सवार हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक तीसरी वीडियो में मुतअद्दिद टैंकों सफेद झंडे लहराते रवां दवां हैं और सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये टैंक पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी दिसंबर 2024 की है और ये अफगानिस्तान में तालिबान की मामूल की फौजी परेड की वीडियो है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार हैं और अब झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ऐवान सदर से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया और सदर मुमलिकत ने पाक फौज की कुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा है। नाज़रीन, वक्ती तौर पर यह मामला थम जरूर गया है, लेकिन सूरत हाल नॉर्मल नहीं।
अफगान तालिबान इस मोहलत का फायदा भी उठा सकते हैं। बदएतमादी इस कदर गहरी हो चुकी है कि दोनों अतराफ से माहौल पर जज्बातियत सवार है। ये झड़पें भी उस वक्त शुरू हुई कि जब 12 अक्टूबर को काबुल ने इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद ने रवा हफ्ते अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर फिजाई हमले किए। गैर मुसद्दका खबरों में यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने फिजाई हमलों में टीटीपी के सरबरा नूर वली मसूद को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई और अफगान तालिबान ने इन मुबैना फिजाई हमलों को जवाज बनाकर पाकिस्तानी सरहदों चेक पोस्टों पर हमले शुरू कर दिए। गुज़िश्ता 3 दिनों से यह मामला संगीन होता चला जा रहा है। इन झड़पों से पहले पाकिस्तान बारहा अफगान हुकूमत से यह मुतालबा करता आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़राए खारजा के इजलास में भी अफगानिस्तान पर यह जोर दिया गया था कि अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए। वज़राए खारजा ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा था कि वो तमाम दहशतगर्द गिरोह को खत्म करने के मौसर इकदाम उठाए और अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हुए यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का हक भारहा महफूज रखता है। मगर इस सब के बावजूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और तालिबान की कार्रवाइयों में कमी की बजाय तेजी आती चली गई। अमरीकी तहकीकाती इदारे एक्लेड की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 600 से जायद हमले या सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें की और 2025 में तालिबान की पाकिस्तान में कार्रवाइयों की सतह साल 2024 से भी तजावुज़ कर चुकी है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक रवां साल की पहली 3 सहमाइयों में 2400 से जायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और ये गुज़िश्ता दिहाई के मुकाबले में ज्यादा हलाकत खेज़ साल साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में ये तासुर तक़वियत पा रहा था कि तालिबान हुकूमत के क़याम से पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों और टीटीपी की कार्रवाइयाँ कम हो जाएंगी। इस वक्त तालिबान के तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं, लेकिन तब भी तर्जुमान यही दोहरा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। सुहेल शाहीन तब के तर्जुमान हमारे प्रोग्राम में ये गारंटी दे रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त भी जब अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू कर रखी है, एक तबका आज भी मुज़ाकरात का हामी है, मगर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सियासी साख्त बड़ी हद तक बदल चुकी है। वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जिसे पाकिस्तान के करीब समझा जाता था, अब इस तालिबान हुकूमत का सियासी किबला नई दिल्ली दिखाई दे रहा है। अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान बाहम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले कर रहे हैं और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मशरकी बॉर्डर पर हमारा अजली दुश्मन शिकस्त के जख्म चाट रहा है और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है और ये बार बार ऑन द रिकॉर्ड अजित डोवल भी बता चुके हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी दंगा फसाद और अफरा तफरी के जरिए हालात खराब करने की कोशिशें हैं। इन्हीं हालात में दहशतगर्दी का फ्रंट फुट पर मुकाबला करने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता 3 दिन से वज़ीर आला के बगैर चलता रहा। आज नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया है, मगर सूबे के नुमाइंदा सियासी कुव्वतें अभी भी इस कोशिश में हैं कि सूबाई तख्त उनके हाथ में आ जाए। एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है, पाक फौज के टैंकों पर कब्जे, अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को भारी माली या जानी नुकसान पहुंचाने का भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज के जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वी हैव सिविलियन कैजुअल्टीज बीइंग रिपोर्टेड। इस कशीदा तरीन सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे वजीर आला ने हल्फ उठाया है कि जिनकी जमात और वो बजाते खुद अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी का सिर-ए-नौ जायजा लेने और मुज़ाकरात के हक में हैं। वजीर आला की तकर्री को अदालती अहातों में ज़ेरे मौजू बनाने हुकूमत की जानिब से एक तवील चार्जशीट और अपोजिशन की तमाम तर मुखालिफत के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। सुहेल अफरीदी अपने पहले खिताब में वाज़ेह कर चुके हैं कि फौजी ऑपरेशंस किसी मसले का हल नहीं, इमरान खान ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और अफगान पॉलिसी पर भी हर सूरत नजरसानी करनी होगी। जबकि DGISPR 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर चुके हैं कि हर सूरत ऑपरेशन होगा। तहरीक इंसाफ रियासती बयानिए की दूसरी सिमत में खड़ी है। नौ मुंतखब वजीर आला के लिए दूसरी सिमत में खड़े रहना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका की जंग में मुज़ाकरात, एहतजाज, इस्तीफे,
सब कुछ आजमा चुकी है। नौ मुंतखब वजीर आला कौन सा हुनर आजमाएंगे जहां इमरान खान की रिहाई, जमात का नजरिया दोनों यकीनी बनाए जा सकें, ये भी अपने तय एक चैलेंज है। इसी हवाले से बात करेंगे। और सीज फायर के हवाले से कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स मुतहर्रिक हैं, हमारे साथ मशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान में एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखने में आ रही है। दोनों मुमालिक कह रहे हैं कि दूसरी तरफ की दरख्वास्त पर की गई है, और मजीद ये कि इस्लामाबाद ने कहा कि जंग बंदी टेम्प्रेरी आर्जी होगी, 48 घंटे के लिए होगी, जबकि काबुल ये कह रहा है कि ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दूसरी तरफ से जारियत का इर्तकाब नहीं होता। अफगानिस्तान ने जो जारहियत का इर्तकाब किया और उसका जैसा उसको जवाब मिला है, तो फिर उसके बाद वो अपनी जो उनकी पोस्टें तबाह हुई हैं, तो वहाँ से तो अभी तक वो अपनी डेड बॉडीज़ नहीं उठा सके। तो वक्फ़ा तो उन्हें चाहिए था कि ताकि वो जो है वो वहाँ से जो है वो अपने लोगों की डेड बॉडीज़ को जो है वो उठा सकें। लेकिन बहरहाल अगर जंग बंदी हुई है, आर्जी तौर पे हुई है या एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। हम तो इससे पहले 40 साल से हमने उनकी जो है वो खातर मदारत, उनकी मिन्नत, उनकी हमायत, उनकी मदद, हमने तो सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन वो किसी बात पे जो है ना वो राज़ी नहीं हुए, और बिल आखिर जो है ये फिर इस सूरत हाल से हम आप पहुंचे। मगर राना साहब, इस बार क्या मुख्तलिफ ये होगा? कोई हमारा चॉइस तो नहीं है। बिल्कुल, माजी में हमने नरमी, नेगोशिएशन, स्टॉक, सीज फायर भी देखा है, और अभी ख्वाजा आसिफ साहब का हालिया बयान था कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कोई भी राब्ता या ताल्लुक नहीं है, और मजीद ये तातुल का शिकार है। वो कह रहे थे कि कोई फाल दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन माहौल बड़ा मुखालिफ है और एग्रेशन है, और आज तक कोई बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुकात नहीं है। तो अब हमने ये सीज फायर किया है, बातचीत करने का इरादा किया है, क्या फ़र्क होगा और ये बातचीत किस सतह पे होगी? नहीं जी, अब इसमें देखें, जब अब एक कदम उठा लिया है, तो अब बड़ी सीधी बात है, वो दहशतगर्दी से बाज आएँ। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सपोर्ट करने, दहशतगर्दों को दाखिल करने, दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने के अमल से वो बिल्कुल तौबा करें, अब बाज आएँ इससे। इसके बग़ैर कोई उनके साथ ना सीज़ फायर, ना जंग बंदी, ना सुलह, कोई चीज़ नहीं होगी। अब अव्वल शर्त ये है, क्योंकि हमने आखिर कितने जो है वो जनाजे उठाने हैं, कितने हमने अपने जवानों को और अफसरों को शहीद करवाना है। अब जो है वो एनफ इज़ एनफ वाली बात है। अब इसके अलावा कि वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से बाज आएँ और इसको रोकें, ना कि इसको जो है वो फैसिलिटेट करें। इसके अलावा जो है वो उनके साथ ना कोई बात, ना कोई सुलह, ना कोई जंग बंदी, इसके अलावा नहीं होगी। क्योंकि सर, आज की लड़ाई विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरी बड़ी झड़प है। हमने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान के सूबा कंदहार और दारुल हुकूमत काबुल में भी प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं, और जो डैमेजेस हैं उसके तखमीने से भी ये बताया जा रहा है कि 200 के से जायद जो तालिबान हैं, उनसे मुंसलिक दहशतगर्द जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज या बेफाल हो चुके हैं। अब जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। सो ये प्रिसिजन स्ट्राइक्स का फैसला, और फिर अफगानिस्तान का ये दावा कि उन्होंने जो हमला किया वो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सरजमीन पर फ़ज़ाई हमले कर रहा था, ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इंटरनेशनल एक्टर्स की तरफ तो बढ़ेंगे यकीनी तौर पर। हम इस मीडिएशन में और इस सीज़ फायर का देखें, हाँ। नहीं देखें, हम तो हालत जंग में है ही हैं। हाँ। हमें तो उन्होंने हालत जंग में पिछले 20-25 साल से मुब्तला किया हुआ है। ये दहशतगर्दी जो है, ये तो इस जंग से भी बुरी जंग है। यानी छुपा हुआ दुश्मन जो है वो सामने दुश्मन से जो है वो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमारे ऊपर तो उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है, हम तो मुसलसल उस जंग में हैं। अब जो है वो हमने उनको भी जो है वो साथ जो है वो उनको लपेटा है इस जंग में कि आप भी ज़रा इसका मज़ा चखें ज़रा।
तो अब जो है वो अब जंग जो भी होगी वो इसी तरह से होगी कि वो सिर्फ हम ही नहीं उसको फेस करेंगे, हम ही उसका शिकार नहीं होंगे। अब अगर ये होगी तो फिर दोनों होंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर दोनों जो है वो अपने अपनी सरहदों में, अपने अपने मुल्क में जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो अपना काम करें, मुल्क की तरक्की सर, करें, हमने तो लोगों बड़ी के लिए स्टेटेड जो है वो पोजीशन ले बेहतरी दी, के काम करें। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सर चीन ने भी अभी कहा, रीसेंट क्लैशेस के हवाले से बड़ा खदशा था उन्हें और बड़ी परेशानी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं दोनों ममालिक को कहा कि अपने नेशनल्स को भी प्रोटेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट, चीनी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। तो एक चीन एक वायबल ऑफ कोर्स एक एक्टर है, साथ आपका कतर भी है जिसके बड़े अच्छे रवाबित हैं तालिबान से। गो कि वो अलग बात है कि शायद एक हमास और इजराइल जंग के बाद आई डोंट नो कि अगर उनमें वो सकत या वो अभी बैंडविड्थ है राइट नाउ सालिसी करने की या बीच में, मगर आपको नहीं लग रहा कि कोई ना कोई इंटरनेशनल एक्टर्स को हमें एंगेज करना चाहिए? नहीं, देखिए हमारा मौका बड़ा जस्टिफाइड है, हमें एंगेज करने वाली इसमें कौन सी बात है। बड़ी सीधी सी बात है, हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना की जाए, सर मैं नहीं कह रही दहशतगर्द जस्टिफाइड हमारे नहीं मुल्क है। में दाखिल ना किए जाए। कतर ने किरदार अदा किया तालिबान और अमेरिका के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पाने में, जिसकी पहली लाइन ही ये थी कि किसी और की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी नहीं होगी आपकी सरजमीन से। सो इट्स हाँ, नॉट। तो फिर इसकी वो वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर इसकी वो वायलेशन कर रहे हैं, इस वायलेशन से बाज आ जाएं। तो आप कह रहे हैं कि हमें हमारी किसी तो और कोई मुल्क की शर्त ही जरूरत नहीं है अभी और तालिबान से बात करने के लिए? देखें जी, देखें मामला ये है कि इसमें बात करने या कोई मामला तय करने वाली तो बात ही नहीं है। बैक चैनल हम सर। क्या कह रहे हैं कि भाई, और ये कहते रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी जो है इसको बंद करें और हमारी सरजमीन पे बंद करें। अपनी सरजमीन पे दहशतगर्दों को जो है वो फैसिलिटेट करके, तैयार करके हमारे यहाँ जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे जवानों, हमारे अफसरों को शहीद करने के लिए, शहरियों को शहीद करने के लिए ना भेजें। तो ये उनकी समझ में आ जाना चाहिए। इसमें उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात करके या किसी ने सालसी करके कौन सी बात तय करनी है? इस बात में कोई तय करने वाली बात है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है, वो बाज आए इस बात से। सर माजी के अंदर भी ये कर चुके हैं ना, आज भी मौलाना फजल रहमान को एंगेज किया जा सकता है, नया वजीर आला भी अपना हल्फ ले चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, गो के वो ऑपरेशन के सरन खिलाफ हैं, उनसे भी बात की जा सकती है। अपने एक्टर्स तो सिराज, हम लोगों ने माजी के अंदर सिराज हक्कानी को भी किया था एंगेज, मगर इन सबसे हट के इंटरनेशनल एक्टर्स का बारहा बड़ा कलीदी किरदार है। बट मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि हम उस पॉइंट पे नहीं आए कि उनको एंगेज करें। इमरान खान जरूर सर ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मुझे पेरोल पर निकालें तो मैं अमन के लिए अफगानिस्तान का मामला ठीक कर सकता हूं। आगे सारा मामला ख़राब ही उसी ने किया, उसने क्या ठीक करना है इसको? ये सारी ख़राबी उसी की पैदा करता है और अब वो इसे मज़ीद ख़राब करने की जो है वो कोशिश में है। ये सारी ख़राबी उसी ने की हुई है। कैसे सर? मामला ये है कि अब इसमें कोई जी सारा ये 21 में इनको वापस लाने वाला कौन है? इनकी थ्रू आउट हमायत करने वाला कौन है? इनको जो है वो ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ के जो है वो आज़ाद होने वाला जो फ़िक्र है वो किसका है? ये तो सारा उसका किया धरा है। सर मैं अर्ज़ करूं, मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने 2020 में 13 सितंबर 2020 को पोस्ट किया तालिबान और एक अमरीकी नुमाइंदे की तस्वीर लगा के कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, अल्लाहू अकबर। यानी कि जब ये इक़्तिदार पर काबिज़ हो रहे थे, ख्वाजा आसिफ इनको बोस्ट ऑन कर रहे थे, इनकी हमायत कर रहे थे कि खुदा हमारा है, ताकतें बेशक तुम्हारी हो। सर फिर 2021 के अंदर आ जाएं, अगस्त 2021 रियासत ने फैसला किया टॉक्स का, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई डिलिब्रेट करने के लिए। अर्दोगान ने भी कॉल किया इमरान खान को, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया इवैक्यूएशंस को, तब डिप्लोमेटिक स्टाफ की। तब हम लोगों ने डॉन की खबर है तर रियासत का फैसला है कि टॉक्स को आगे लेके जाएंगे। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा ना करें सर आप, ये मैं 16 अगस्त की बता रही हूँ, अब आप चंद दिन बाद, 10 दिन बाद बल्कि 26 अगस्त 2021 को ही आ जाएं सर। उसी साल लंदन में थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उधर से वीडियो लिंक के जरिए आप सबसे एक मीटिंग की और पीएमएलएन ने वेलकम किया डायलॉग प्रोसेस इन काबुल। पीएमएलएन
की क़यादत की नवाज शरीफ साहब ने हफ्ते का दिन था सर, और तालिबान के साथ मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। इसमें आप भी मीटिंग में मौजूद थे सर। नून लीग ने इस डायलॉग प्रोसेस का खैर मकदम किया और कहा कि मामलात को आगे बढ़ाते हैं। फिर सर नवंबर, इसी साल के उसी 2021 के नवंबर में आ जाइए, जनरल बाजवा ने इशोर किया कि पार्लियामेंट को मैं एतमाद मिलूंगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से टॉक्स के हवाले से। आपको याद होगा इमरान खान ही तब वजीर आजम थे, आप लोग सारे बड़े नाला थे, दुखी थे, राइटफुली थे कि वो बहैसियत वजीर आजम इस मीटिंग के अंदर ही नहीं आए, मगर आप सब उसमें मौजूद थे सर, शहबाज शरीफ समेत, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत, और डायरेक्टली आप लोगों को ब्रीफिंग दी गई जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से एतमाद में लिया गया, और तमाम लीडरशिप ने फिर ये फैसला किया कि डायलॉग और एग्रीमेंट होगी तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। थोड़ा सा और आगे आ जाइए सर, अगले साल 2022 के अंदर इसके अंदर पाकिस्तान TTP अग्री टू इंडेफिनिट सीज फायर एज टॉक्स कंटिन्यू, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन है। इसके अंदर भी सर ये टॉक्स जो मॉडरेट की हकानी नेटवर्क के चीफ तब सिराजुद्दीन हकानी के ज़रिए, और इसके अंदर दोनों साइडों से लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से भी उनके TTP के मुफ्ती घोरान, कमांडर ज़रार, उमर खालिद खुरासानी, हमारी तरफ से हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल सारे मौजूद थे। और इसके अंदर दो अहम चीज़ें हुई सर, पाकिस्तान और TTP ने 18 मई की जो मीटिंग हुई थी उसमें TTP ने कहा कि हमारे टॉप लेवल, मिड टीयर लेवल जो सारे बंदे पकड़े हुए कैदी, उनको रिहा किया जाए कमांडर्स को, और जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर की जाए। पाकिस्तान ने वही बात दोहराई कि हमारे खिलाफ हमले जो हैं ख़त्म कर दिए जाएं और सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए, और ये फैसिलिटेशन की गई। जिरगा भी हम लोगों ने भेजा उधर, और ये बाकायदा बात आगे बढ़ी। फिर सर आप भी आ जाते हैं इसमें, बड़ा आपने नुमाया किरदार अदा किया, आप भी मिनिस्टर थे तब फेडरल, और आपकी तरफ से भी सर तब रिपोर्ट होता रहा कि राना सनाउल्लाह सेज ऑल पॉलिटिशियंस हैव अग्रीड, सब मुत्तफिक हैं सियासतदान के डायलॉग कंटिन्यू होगा, और ये प्रोसीडिंग सुपरवाइज होंगी पार्लियामेंट के थ्रू, और नेशनल सिक्योरिटी ने मुत्तफिका तौर पर अग्री कर लिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से टॉक्स हम कंटिन्यू करेंगे। 2022 जुलाई का महीना है सर। इसके बाद आप मजीद, इसके अंदर आपने ट्वीट भी की थी गालिबन सर, आपकी ट्वीट भी इधर मौजूद है। आपने कहा पार्लियामानी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी मुत्तफिका तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने और आगे बढ़ाने के ऊपर मुत्तफिक है, तमाम सियासतदान जो हैं उस डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे, एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी ऑफ कोर्स ओवरलुक्ड बाय द पार्लियामेंट। फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट करता है आप ही को सर, जनवरी 2023, 2 साल पहले, उसके अंदर आपने कहा कि तमाम तर इक़दामात और एफर्ट्स लिए जा रहे हैं तहरीक तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए, एंड दिस पीस टॉक्स विद TTP विल बी कंटिन्यूड। और इसके ऊपर आपने कहा गुड और बैड तालिबान कोई नहीं होते, गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते, मगर सर आपने 2022 के अंदर एक और इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हम अच्छे तालिबान से बात करने के ख्वाहां हैं। तो ये एक साल में ज़रा सा हम लोग शायद हमने भुगता ज़्यादा, ये सारा हो गया। 2023 फरवरी में आ जाएं सर, इसके ऊपर भी फिर एक बार फिर हमने देखा बहुत ज़्यादा राइज हुआ टेररिज्म के अंदर, और ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये बात की कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद को बुलाना चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबल ठहराए उन्होंने जो ये फैसले किए थे। आपकी हुकूमत है, आपने अकाउंटेबल भी नहीं ठहराया सर, मगर 2.5 साल से आप सब ही हैं इन्हीं टॉक्स को, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स में इन टॉक्स को आप लोग इंडोर्स करते रहे हैं, तो फिर ये सारा घूम फिर के किसी एक सियासी जमात के मत्थे क्यों लगाना? नहीं, ये सारा जितना भी आपने ये बयानियाँ पढ़ा है और हवाले दिए, ये सारे गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और आपने ये एक गुमराह कुन बयानियाँ जो है एक यक तरफा और जानब बनाना रवैये से तैयार करके तो उसको आपने पढ़ दिया है। सर एक्सप्रेस इसमें से कोई बात भी दूसरी सारी गलत इंटरनेशनल खबरें आप लोगों की बिल्कुल सब गलत है, सब गलत है, सारे अखबार गलत रिपोर्ट इनके कर रहे हवाले जितने सारे गलत, बिल्कुल बेबुनियाद, ठीक। ये सारा गुमराह कुन जो है वो ये सारा आपने जो मैंने ये तो नहीं बयानियाँ लिखे पढ़ा सर, है मैंने ना, तो ये सारे ये आर्काइव्स में पढ़े हुए हैं सर। गुमराह कुन है ये। नहीं, ये सारा देखे हवाला देना होता है ना, एक यानी एक ख़ास अंदाज से जो होता है ना चीज़ों को, एक यानी गुमराह करना लोगों को, और लोगों को एक ऐसी बात जो है वो यानी पेश करना कि जो बिल्कुल सही पिक्चर और सही सूरत हाल से बिल्कुल बरक्स हो। ये आपने एक ऐसी कहानी पेश की है, सारी बेबुनियाद है, गलत है ये। सर ये तो मैंने हेडलाइंस निकाली हैं, इसमें कोई एक मैं लफ्ज़ तो चले एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो ये सारी तालिबान गलत है, ये है, सारी मैं मान लेती हूँ, ये सारी गलत है। देखिए मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया, जिन देख सुन लें, जिन चीज़ों का हवाला आपने मुझे दिया है ना, वो सारी गलत है।
सर तो आप इसलिए रिपोर्ट वो हुए कोई हुए हैं सर, कोई एक्सप्रेस ख्वाजा ट्रिब्यून पे पर्चा करें, आसिफ डॉन साहब न्यूज के पे सर पर्चा आपने करें। मर दी है तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत रिपोर्ट हुआ है, सारा गलत रिपोर्ट हुआ है सर। बिल्कुल गलत। मुझे तो बड़ा इस ताज्जुब हो रहा है सर, इस हेडलाइंस है, गुमराह हम तो कुन जो मैं कौन सी कल नहीं सहाफी बनी नहीं हूँ ये सर, 20 ये साल से हम ही ये रिपोर्ट इतना कर रहे थे। गुमराह कुन, देखिए सुन ले, इतना गुमराह कुन ये बयानिया है, इसको जो है ना वो किसी रद्दी की टोकरी में फेंके। सर ये फिर ये इस तरह अखबार से बंद करा तालिबान दें सर, मैं तो इसीलिए मैंने सपोर्ट इसीलिए किसी सपोर्ट सोशल करना मीडिया का हवाला और नहीं दिया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से दहशत गर्दों की सपोर्ट नहीं की जा सकती। कौन सपोर्ट कर रहा है सर? कि आप उनको लोग घुमा फैसला, फिरा आप के फैसला उनको कौन है? साबित किया लेजिस्लेटर्स हैं, जाए। सियासतदान ये हैं सारा सर, आप लोगों बयानी ने है, नेशनल ये सिक्योरिटी सारा मीटिंग्स बयानी है। अटेंड की, आप लोगों की रिपोर्ट हुई, आप लोगों ने फैसले किए सर। मैं तो बिल्कुल वही पढ़ के अटेंड की सुना रही है हूं। और बिल्कुल उसमें ऐसी बात ही कोई नहीं हुई। ये ना ये सारा फ्रॉडुलेंट है ये। यानी कि अगर 2.5 किसी साल ने में जो रिपोर्ट किया रिपोर्ट है, होता रहा ऐसी है बात कि ही नहीं हुई टॉक्स को वहां पे। आगे बढ़ाएं और आइन के दायरे में रहकर बढ़ाएं और इनको टेबल पे लाएं, और वो सारा एंटी स्टेट काम थे। नहीं नहीं ये कोई आइन के मुताबिक रिपोर्ट हुआ है, ये कोई सही रिपोर्ट हुआ। ये तो सारा जो है ये गुमराह कुन, ये सारा इधर उधर से चलें, आपने ये पकड़ सारे के सर मैं ये इधर उधर एक से नहीं पकड़े सर, मैं आपको ये मैं गुमराह वैसे कुन आपके है। शॉर्ट्स भी सुना सकती हूँ, इससे कोई आपके असर नहीं मरियम लेना औरंगजेब चाहिए। के इंटरव्यूज भी सुना सकती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सुना सकती हूँ, जिधर आप ये कह रहे हैं कि नहीं रियासत वो पाकिस्तान आज तालिबान जो से मर्जी मुज़ाकरात नहीं करने सुन जा रही है, लेना, वो तो नहीं मैंने एआई के तहत बनाया ना सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीकाकार से जो मर्जी प्यार आप करें। बना लें, जो मर्जी सुनवा दें आप। ये कहने का मकसद ये नहीं सर गलत और सही, मैं कह रही हूँ कि यकीनन आप भी इस मुफाद में होंगे, नहीं रियासत के नहीं मुफाद में देखें, होंगे। जब आप लोग उस कोई पॉइंट पे सही लफ्ज फैसले कोई कर रहे फिक्रा होंगे। स्याको बट सबाग से तोड़ मरोड़ के उसको यानी एक प्रापेगंडे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो किया जा सकता है। अब एक बात, एक आदमी कोई 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कोई बात करता है, आप उसमें से 30 सेकंड का कोई निकाल के फिक्रा इधर उधर करके उसको चला दें तो इससे क्या बनता है। ना ही अब इन दहशत गर्दों को जो है वो इस तरह से पाकिस्तान पे दहशत गर्दी मुसल्लत करने और हमारे जवानों को शहीद करने की इजाज़त दी जा सकती ये है। बेहतरीन फैसला है आप सर, और ये जितने फैसला बहुत मर्जी पहले इस कर किस्म लेना के चाहिए हवाले था। निकालें। मैं तो इस हवाले से हाँ, बिल्कुल बस दो इस किस्म के टोक मौक़िफ़ हवाले रखती हूँ। वो मगर सर ये मेरा काम है बहैसियत वो सहाफ़ी इन्होंने नहीं आपको करने बताना दिया, कि जो रिपोर्ट हुआ वो है इन्होंने नहीं करने दिया, फिर आपने भी कंटिन्यू किया, हम आज देखें इधर ना, आके खड़े हो चुके हैं। सर देखें, पूरी बात पूरी ये- तस्वीर देखनी देखें, चाहिए ना। मैं आपको एक सर्टिफाइड रिपोर्टेड एस्टैब्लिश्ड पेपर्स की एक लाइन दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने खुद रिपोर्टिंग की है इस हवाले से। सर कोई एमनीशिया तो नहीं हो गया सहाफ़ियों को? ये कल की बात है, 60 की दिहाई की तो है नहीं, मगर आप खुद अपना एक इंटरव्यू, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए सर। 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है, और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जिस तरह आपने कहा कि सेनेटर की वो आई है, और अभी आज एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है, और उसको हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पे हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायरा कार जो है वो आइनी है, और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी, और दोनों अतराफ से जो कंसेंसस के साथ की जाएगी बात। और इसीलिए ये आज प्रेस रिलीज़ भी आई है जिसमें ये जिरगा और ये कंसल्टेशन जो है वो इस वक्त जारी हैं। हम उसको खैर मकदम करते हैं, और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कंक्लूड करेगी ये कमेटी भी, और वो पार्लियामान और गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगी। टीटीपी के हवाले से बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए, और ये सारा मामला जो है अंडर दी ओनरशिप एंड गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर असली क़यादत भी पूरी तरह से मुतफिक थी। जी सर, यही मैं बात कह रही थी कि टॉक्स तो आप लोग भी करते आए हैं। नहीं देखें नहीं ना बिल्कुल देखें, बात ये है कि आपने जिस रेफरेंस से ये मेरी गुफ्तगू पेश की, अब ये सुनने वाले इसका फ़ैसला करेंगे। वो भाई वो दहशत गर्द हो, वो तालिबान हो, वो BLA हो, कोई हो जो तौबा करे, बंदूक रखे ज़मीन पे और इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के जो है वो अगर कोई अपना जुर्म है तो उसको फेस करे, और वो एक कानून का पाबंद लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के ज़िंदगी गुजारना चाहे तो बिस्मिल्लाह आए वो।
मामला ये है कि ये तो भाई तश्कीलें आ रही हैं आगे, यहाँ पे जो है वो हमारे शहरियों को, हमारे जो है वो अफसरों को, हमारे जवानों को, लॉ एनफोर्समेंट के जिन लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं, उनके थानों पे हमले कर रहे हैं। तो इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें जी? सर मैं यही कह रही हूँ ना, अब इनके तो साथ नहीं तो करने की मुज़ाकरात नहीं हो जरूरत, और सकते। करने भी नहीं चाहिए, डे वन से ही नहीं करने चाहिए थे। मैं तो कह रही थी जुलाई 2022, इमरान खान अप्रैल में चला गया, जुलाई 2022 से पिछले 1.5 साल पहले तक आप लोग एंगेजमेंट कर रहे थे। मैं सिर्फ यह कह रही थी सर, आज आपने फैसला किया है और बरहक और नहीं नहीं बरवक्त नहीं कर लिया, नहीं तेरा नहीं, दुरुस्त है बात कि ये नहीं करनी। नहीं, बात नहीं नहीं देख नहीं 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 देखें, बात ये है कि जो आज भी जो है वो यानी पाकिस्तान को तस्लीम करे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करे और हथियार ज़मीन पे रखे, तो वो उसकी तो आज भी सुनने को तैयार है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जिनके साथ इस वक्त जो है वो हम नबरदा आज़मा हैं, इनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती। ये तो हमारे प्यारों के, हमारे अफसरों, जवानों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों और शहरियों के कातिल हैं ये तो। इनके साथ किस तरह से हम बात करें? मैं एब्सोल्युटली आपसे हम मौक़िफ़ हूँ कि इसके ऊपर कोई ले तो लाल से काम नहीं लिया जा सकता, अपीज़मेंट की पॉलिसी नहीं चल सकती, रोज़ शहादतें नोश हो रही हैं, जानी नुकसान हो रहा है। मगर सर प्रोपेगेंडा इसे ना कहिए, आई स्टिल होल्ड फर्म सर कि जो मैंने दिखाया है ये पब्लिश्ड है। राना साहब, गुज़िश्ता 72 घंटे से लापता तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद रिजवी और उनके जो भाई हैं अंस रिजवी, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? उनका सुराग तो लगा लिया गया था। कल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ये दावा कर रहे थे कि उनकी एक एक जगह हमने लोकेशंस ट्रेस हो गई हैं। गिरफ्तार किया गया है अभी तक? ये बात तो मैंने भी कल सुनी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सर ये बताइएगा कि अब आपने ये बात की कि उनके कोई डिमांड्स नहीं थे, उनकी डिमांड्स अगर कोई नहीं थे, फिर वो बाहर आके उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट का भी रुख किया है कि हमारी जो डेड बॉडीज़ हैं वो वापस की जाएं। फिर वो अपने फुटेजेस भी दे रहे हैं कि बार बार माइक पे वो कह रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात करें, बैठें, हम नहीं खड़े होना चाहते। तो इस हवाले से कोई हुकूमत का कोई फैसला किया है कि कितनी लाशें, क्या वापस करना है, क्या करना है एग्जैक्टली? वो तो अदालतों में पहुंच गए हैं। देखिए, अगर अदालतों में पहुंच गए हैं तो बेहतर है कि अदालत में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जैजरेटेड फिगर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस किस्म का जो मामला है, देखिए मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर कि ये मार्च और उसके नतीजे में ये होने वाला ऑपरेशन और ये नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर है उस दिन इंतखाब के बाद असम्बली में, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। इस मुल्क की इस रियासत के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए। 25 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं। एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान जो है वो साजिशें कर रहा है और एक प्रोपेगेंडा उसने भी कल का दोबारा से जो है वो शुरू किया है। दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है और दरमियान में हम ये काम कर रहे हैं, यानी और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जिस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो ये मामला जो है हमें कम से कम जो है वो अपने मुल्क की जो है वो बेहतरी जो है वो सोचनी चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है। जो मुल्क दुनिया में टूटे हैं वहाँ पे देखें लोगों का हशर क्या हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद ये डिसबैंड हो जाएगी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान? इसको आप लोग कलअदम करार दे देंगे या क्या आपकी उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बाद नतीजा निकले? देखें, मुकदमात तो दर्ज हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई तकरीबन 150 के करीब जो है वो पुलिस के जो है वो ऑफिसर और जवान जो है वो बड़ी बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि उनमें से बाज़ तो क्रिटिकल हैं। और इसमें नंबर मैं नहीं वेरीफाई करता, लेकिन पुलिस के लोगों की एक SHO साहब का तो कल जो है वो सारा मीडिया पे दिखाया जा रहा था, तो लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हुए हैं और
उनके नतीजे 60 में पुलिस आगे एहलकार किस तमाम तरह से उम्र के लिए अपाज हो जो चुके है वो हैं। पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड करती है। जी, ये भी कल अपना जो है वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने कुछ 60 के करीब उसने कहा कि जो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो है वो अभी यानी इब्तदा में है, ये आगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यानी कि ये इनको कलअदम भी करार दिया जा सकता है अगर फैसले अदालतों से आ गए और ये साबित हो गया। देखें इस बारे में पंजाब हुकूमत की कोई स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। आखिरी सवाल राना साहब, वो सुहेल अफरीदी को स्वेर इन करा दिया है, तो ये सियासी हक तो उनका था ही, पता नहीं इतनी लेतो लाल और इतनी पेचीदगियां क्यों डाली बीच में, मगर अब इमरान खान ने उन्हें कहा है कि डट जाओ, कायम हो जाओ। और हाँ, बात सुने जी, बात सुने वो उसको हलफ तो उसने उठाया है ना अपना क्या कहते हैं इसका वज़ीर आला KPK का, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो उसने तकरीर किया वो तो खुद कुछ बम्बार लगता है। उसने कहा है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि वो तो इश्क़ इमरान में मारा जाएगा, बाकी जो 2 करोड़ और 25 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान के, वो उनका क्या बनेगा? सर ये आपको इसी लबो लहजे के साथ कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो इश्क़ इमरान में उसने तो मारे जाना है। उसने कंटिन्यू कहाँ करना है? उसने तो खुद कह दिया कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो फिर अब जब वो ही मरने पे तुला हुआ है तो उसको कंटिन्यू कैसे करवाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद है, तोरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़ मनसूख कर दी गई हैं आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ डेडली क्लैशेस। हम ये देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर तक तो हम आ गए हैं, बट ये देरपा होगा। ये इधर से आगे कौन कौन से इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा, एंड विल अफगान तालिबान हुकूमत फाइनली स्टार्ट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हमने ये स्क्रिप्ट पहले देखी हुई है, टॉक्स, नेगोशिएशंस, अफगान तालिबान अपीजमेंट, फैसिलिटेशंस, मगर इस बार भारहा बड़ा सख्त और बेहतरीन मौक़िफ़ लेके इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान जो है वो अब सीज़ फायर की तरफ अब बढ़ तो गया उनके कहने पे, लेकिन अगले 48 घंटे आपके नज़दीक कितने अहम हैं? देखें, जो सिचुएशन अफगानिस्तान की बन रही है, एक तो पाकिस्तान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी है, अभी अफगान तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट जो है वो सीज फायर के हवाले से पब्लिश की है। उन्होंने उसमें ये दावा की है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी कि अफगान तालिबान के रजीम ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की। सो दोनों ममालिक जो है वो ऑब्वियसली इस टाइम पर एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है, और मेरी इत्तला के मुताबिक there was a third country that reached out, जिसने ये मुफाहमत की बात की कि आप बैठ कर जो है बात करें। जो 48 आवर्स हैं वो अहम इसलिए हैं बिकॉज जो कंसल्टेशन जारी थी कि इस बात को अब आगे ले जाना कैसे है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक बहुत ज़ीरो नॉन टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है कि जो पहले डिमांड थी TTP के हवाले से कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये सबसे पहला पॉइंट है टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब इतनी तबाही के बाद जब दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, कैजुअलिटी सफ़र कर चुके हैं, और अफगानिस्तान ऑब्वियसली उनके पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं। जो पाकिस्तान ने टारगेट किया वो रिफ्रेन से का टारगेट किया, इट्स जस्ट बीन अ डिफेंसिव अटैक सोफा। कोई इतना ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर जो है वो परफोरेट या इन्फिल्ट्रेट जो है वो नहीं किया, तब भी तबाही वहाँ पे हुई है। अब अगर सीज़ फायर के बाद जो है कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात होगी तो इसी पे बेस्ड होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक तो TTP के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होगी और वो किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेगी, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टुवर्ड्स के जो इंडिया का विजिट था और वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है वो की गई पाकिस्तान के हवाले से, और सारे उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात की गई जो पाकिस्तान के लिए कंटेंशियस है और इस्लामाबाद में एंग्जाइटी जो है वो पैदा करता है। तो एक बहुत क्लियर पार्ट है। अगर पर्सनली आप जानना चाहती हैं कि ये है क्या मेरा तज्जिया, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम रहेगा।
शायद इसका मैग्नानिमिटी या स्कोप इतना बड़ा नहीं होगा कि सारे बॉर्डर्स के ऊपर होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन बॉर्डर्स जो हैं उसके ऊपर जब तक अफगान तालिबान की हुकूमत रहेगी तो ये एक बम्पी राइड होगा इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी जो है वो नॉर्मलाइज हो। सो फिरदौस, हमने तालिबान से एंगेजमेंट के हवाले से तो भारतीय शिफ्ट देखा है, एंड ऑफ कोर्स इट सीम्स टू बी मोटिवेटेड इन सेवरल फैक्टर्स, एनिमी ऑफ माई एनिमी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ कोर्स, लेकिन तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी खत्म करना चाहते हैं, लेजिटिमेसी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ऑल दैट असाइड, भारत का फैसला कितना रूटेड है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में? I think it's just rooted in the fact of making Pakistan insecure because technically India cannot recognize the Afghan Taliban. The Russians could do that, वो कर सकते हैं क्योंकि रूसी जो है उनके ऊपर इतने ज़्यादा sanctions हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं, उनको और sanctions लगाने से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि it still relies and trades in यूएस डॉलर, तो उनकी इकोनॉमी सारी तबाह हो जाएगी अगर उसको रिकग्नाइज करेंगे। जो टैक्टिकली उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है उसको अब एक फुल ग्रेड एम्बेसी के तौर पर जो है वो शिफ्ट किया है, दैट इज समथिंग जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर करते क्या है, सो दे विल नॉट बी ऑफिशियली ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, इट विल ऑल बी ग्रे एरिया ऑपरेशंस एंड वी नो दैट वे दोस ग्रे एरिया ऑपरेशंस विल बी कंपसिंग टुवर्ड्स, वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो आएंगे। आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि क्या अफगानिस्तान की कैपेसिटी है वो ये काम टीटीपी को करने के रोकने लिए कि की। वो गारंटी दें कि ये रोक सके। मैं ये समझता हूँ कि उनके पास सिर्फ इसी की कैपेसिटी है कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है वो रोक सकें। आई डोंट नो कि डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में कितना किरदार है, लेकिन ये उनके आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला के नीचे हैं। और अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट को जो है वो देखें भी, एंड आई एम श्योर यू हैव सीन इट, उसके अंदर एक बहुत क्लियर पॉइंट है और मुत्तकी साहब ने जो है न्यू दिल्ली में बैठकर इंडिया को क्लैरिफिकेशन भी दी कि हमारी सरजमीन के ऊपर अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे तो हमने उन सब का सफाया कर दिया। तो जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बात लिखी कि हम गारंटी करते हैं कि ऐसा आगे जो है वो नहीं होगा। हम तो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से उनको कह रहे हैं कि यू नीड टू गिव अस दैट हमें नहीं गारंटी। देते। इस साइड पर वो गारंटी जो है वो नहीं आई। फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि बाकी सारे ममालिक को मसला नहीं है, पाकिस्तान को क्यों मसला है? बिकॉज इट्स द टारगेट इज पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि वो जो ट्रेंड्स थे अफगान तालिबान के, वो जो शरिया बेस्ड उनकी एक मॉडल था जिसके जरिए वो अपने आप को जो है वो इम्पोज करना चाहते थे, दैट्स बिकम मोर ऑफ एन अफगान नेशनलिस्टिक जो है, जो डीएनए के अंदर जो प्रॉब्लम था, और उसके ऊपर सबसे कंटेंशियस पॉइंट जो है वो ड्यूरन लाइन का है, एंड दैट्स व्हाई सारा मसला जो है वो एंड इफ्तिखार, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवरेज रूटेड रही है इन अ लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान। ये हकीकत कि अफगानिस्तान की मेन आर्टरी ट्रांजिट ट्रेड हमारे से गुजरती है, मेन एक्सपोर्ट मार्केट हम पर है, जो 25% एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान के। अब बॉर्डर क्रॉसिंग्स with Pakistan's contribution of more than 40% of Afghanistan's custom revenue, और ये भी 60% के करीब तालिबान के रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का बनता है। There is huge dependency इकोनॉमिकली। हमने ट्रांजिट ट्रेड कवानीन टाइटन किए, सख्त बैंक गारंटीज रिक्वायरमेंट्स इंपोज कर दी इंपोर्ट्स के हवाले से। क्या सब ऑप्शंस अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, बॉर्डर्स भी सारे बंद हैं, कि अब जो है इनको प्रिसिशन स्ट्राइक्स के हवाले से ही समझाना पड़ेगा दैट वी मीन बिजनेस? देखें, अगर आप इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात करनी चाहती हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी, बिकॉज इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन कि हुआ क्या है। अफगान तालिबान को पता था कि जो अब पाकिस्तान है वो कोल पे जो है डिपेंडेंट है, और अगर आप 2021 से पहले और बाद के स्टेटिस्टिक्स ट्रेड के निकाल के देख लें तो हमारा सबसे बड़ा क्वांटम, ऑलमोस्ट 60% to 70% क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वो कोल बेस्ड थे। उन्होंने आकर सबसे पहले जो ड्यूटी आयद की वो कोल के ऊपर जो है वो आयद की, और अगर आपको $90 पर टन जो है वो मिल रहा था, उसको ऑलमोस्ट $155 पर टन कर दिया, विच इज़ अ ड्रामेटिक इंक्रीज। उसके बाद उन्होंने एडिशनल टैक्सेशन जो है वो व्हीकुलर ट्रैफिक पर भी जो है वो लगा दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जो अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जो है वो टैक्स किया जाए। तो टैक्स जो था वो बायलैटरल पर तो जो है वो अफगान तालिबान ने लगाया, लेकिन 1% का जो टैक्स ट्रांजिट ट्रेड पर था, जो बाकी दुनिया से, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, जो सी से जो है
हमारा सी पोर्ट इस्तेमाल करके उनके पास जो है वो सामान जो है वो जाता है। हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे थे, और वो आपको अगर याद होगा तो हिलरी क्लिंटन के ज़माने में ये एग्रीमेंट जो है हमने साइन करके इनको दिया था। अब हमने उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स लगाते हैं तो हम भी जो है इस पे टैक्स जो है वो लगा देंगे। वहाँ से मामलात जो है वो बिगड़ते गए, क्योंकि वो टैक्स रेवेन्यू जो था इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एक तो स्मगलिंग के हवाले से वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे जिसको अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं थी, और वो वापस पाकिस्तानी मार्केट्स में जो है वो आ रहे थे। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये था कि उसमें जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम की बात जो है वो होती है, और पाकिस्तान फौज ने उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीडिया पे हाईलाइट भी किया। वो सारे पैसे वापस आकर ऐसे ग्रुप्स को जो है वो फंड कर रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? चाबहार पोर्ट इज क्लोज्ड। ईरान के ऊपर ऐसे सैंक्शंस हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है इस किस्म की ट्रेड नहीं कर सकता, और वो काफी एक्सपेंसिव पहुंचता है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि ये सीज फायर के पहला जो टॉकिंग बात पॉइंट होगी इनका होगा, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट रही होगी कि अफगानिस्तान ये रिक्वेस्ट जरूर करेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर देम टू एक्चुअली गेट व्हाट दे वांट, इज ओनली पासिंग थ्रू पाकिस्तान। तो दैट विल बी अ स्टांस फ्रॉम देयर साइड। सुबह जो चमन के ऊपर एस्केलेशन हुई वो भी इसी वजह से अफगान तालिबान ने जो है वो की, कि वो ये कहते हैं कि आपने हमारे सब्जियों की और जो माल बिरादर गाड़ियां हैं वो आपको ने जो है वो चमन के ऊपर रोकी हुई हैं, इसको खोलने दें। जिसके बाद उन्होंने पूरा जो गेट था चमन का, जिसको फ्रेंडशिप गेट आयरॉनिकली जो है वो कहा जाता है, उसको जो है वो उड़ा दिया आरपीजी राउंड्स जो है वो मार के, विच क्लियरली इज इंडिकेटिव ऑफ द काइंड ऑफ पॉलिसी। तो वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लस दावा भी है कि गेट आपने बंद किया, हमने जोर जबरदस्ती खोल लिया, लेकिन जहां से हम ट्रेड करना चाहते हैं ये हमारे मुल्क का हिस्सा है जिसके ऊपर आप लोग काबिज हैं। तो आई थिंक इस किस्म के इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द 21st सेंचुरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान के लिए दर्द सर है। इसको इसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन जो है वो यही हो सकता है कि अगर आप बाकी ममालिक को साथ में मिलाकर जो है एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पहुंचे। और जो आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, अफगान हुकूमत ने खुद स्टैटिस्टिक्स जो है वो इशू किए हैं। सिर्फ 30% जो है उनकी अपनी ग्रोथ है, वो भी एग्रीकल्चर है जो क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड है। 70.3% ऑफ द अफगान इकोनॉमी जो यूएन के जरिए जो है वो फंड की जाती है, विच इज नोन एज द मोज़ैक। सो इट्स दिस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये पैसे आएंगे किस तरह। वो आइदर यूएस इनको दे रहे हैं विच इज अबाउट $63 million पर मंथ, 2 वीक्स के स्टैश में जो है वो आते हैं, और इसके अलावा जो है वो ईयू या बाकी ममालिक जो है वो एड। सो इट्स एन एड ड्रिवन इकोनॉमी। वो बॉर्डर ट्रेड और बाकी सारी चीजें जो है वो तो एक अलग चीज है, वो किसी भी हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। सो इकोनॉमिकली इट्स नॉट वायबल फॉर देम टू क्लोज डाउन द बॉर्डर्स। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट दैट दे सेड कि डिस्पाइट द एस्केलेशन बॉर्डर्स खोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद थे। इकोनॉमिकली अफगानिस्तान विल बी स्ट्रैप्ड, लेकिन हमारे यहाँ भी नॉन स्टेट एक्टर्स बेशुमार हैं। टैसिट और एग्रेसिव सपोर्ट टीटीपी की रही है। बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हों, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लाम, अल कायदा, ऑन एंड ऑन। हम आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस पे हैं। टीटीपी और इन सब मिलिटेंट फैक्शंस को डिसइंटीग्रेट करना अफगान तालिबान किस हद तक अपने मुफाद में समझेगा, ये बहरहाल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इट डजंट सीम सो कि ऐसा वो करेंगे। आपको बताते चले नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब से जायद के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF एलामिया के मुताबिक अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल गई तो IMF पाकिस्तान को $1 अरब तौसीई फंड सहूलत के तहत और $20 करोड़ अपनी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और पायदारी सहूलत के तहत फराहम करेगा, जिससे इन दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ तकरीबन $3.3 अरब तक पहुँच जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते इनकी डायरेक्टर और इनकी ज़ेर क़यादत IMF के मिशन ने पाकिस्तान हुक्काम के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के पहले जायजे के सिलसिले में मुज़ाकरात मुकम्मल किए थे। और गरचे मिशन ने पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं किया था, लेकिन फंड ने यह ज़रूर कहा था कि मुआहिदे तक पहुँचने के लिए नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। सो राइट नाउ दिस इज़ सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। वी हैव येट टू सी कि रिफॉर्म्स और इस्लाहात के ऊपर हम गामजन रहें इवन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।